मेरा नाम जसविंदर सिंह रंधावा है। मैं ILNPF का संस्थापक हूँ। ILNPF का फुल फॉर्म है इंडियन लर्निंग एंड प्लेसमेंट फैसिलिटेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन हमने 2011 में स्थापित की। पहले इसका कोई फिज़िकल ऑफिस नहीं था, मैं इसको ऑनलाइन ही ऑपरेट करता था। मैंने अपना वेबसाइट बनाया हुआ था, फेसबुक पे मैंने एक पेज बनाया था, ट्विटर पे अकाउंट बनाया था और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके उन लोगों को हेल्प करता था जिनको किसी तरह की भी पर्सनल, एकेडमिक और या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को वो लोग डिस्कस करते थे और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेस पे उनको गाइड करता था, उनकी काउंसलिंग करता था। इस तरह धीरे धीरे मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ने लग गए। अभी फेसबुक पर मुझे 700 से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे फॉलो कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आते हैं, स्काइप पे भी कुछ फ्रेंड्स हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो करियर रिलेटेड या एकेडमिक में आगे क्या करना है उससे रिलेटेड मुझसे गाइडेंस लेते हैं और मैं अपने पूरे मन से उनकी हेल्प करता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 2 बेसिक उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि लोगों को लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग मिले, लोगों के पास लाइफ स्किल्स हों। फ्रेंड्स, लाइफ स्किल्स हमारे जीवन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है। हमारे फैमिली रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए हमें लाइफ स्किल्स की ज़रूरत है। हमारे सोशल नेटवर्क को, हमारे फ्रेंड सर्कल को, हमारे रिश्तेदारों को अच्छे से डील करने के लिए और अपना अच्छा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, सोसाइटी में एक अच्छा नाम बनाने के लिए हमें लाइफ स्किल्स की बहुत ज़रूरी है। अगर हम लाइफ स्किल्स में कमज़ोर हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है उसको हम अच्छे से इंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा उद्देश्य हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है लोगों में प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करना। प्रोफेशनल स्किल्स वो स्किल्स हैं जिससे कोई बंदा अपनी रोजी रोटी का साधन पैदा कर सके, कोई काम कर सके जिससे उसको इनकम हो, कोई बिजनेस कर सके, कोई नौकरी कर सके। तो प्रोफेशनल स्किल्स में सिर्फ जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके बारे में गाइड करते हैं कि कौन से फील्ड में आप जाओ जिसमें स्कोप है। उसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ में भी गाइड करती है कि आप अपना जो करिकुलम वेटे है वो कैसे बनाएं, अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं जो कि अट्रैक्टिव हो, फिर आप इंटरव्यू में या ग्रुप डिस्कशंस में कैसे सक्सेसफुल हों और जॉब कैसे ढूंढें, कौन से पोर्टल्स पे आप अप्लाई करें। ये सब चीज़ों में भी हम लोग एडवाइस करते हैं। अल्टीमेटली हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका एक विज़न है कि अगले 5 सालों में मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश में कोई भी ऐसा इंसान, इसमें युवक और युवती दोनों आ जाते हैं, ऐसा इंसान ना हो जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ना मिले। ये विज़न उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब हमारे अंदर लाइफ स्किल्स होंगे और प्रोफेशनल स्किल्स होंगे। दोनों स्किल्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी इंसान के लाइफ स्किल्स अच्छे हैं और उसमें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो वो अपने जीवन में कामयाब हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। उसी सिनारियो में मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप किसी एक स्किल्स में अच्छे हो, जैसे लाइफ स्किल्स आपके अच्छे हैं लेकिन प्रोफेशनली कुछ भी स्किल्स नहीं हैं, तब भी आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं रहेगा। और अगर आप प्रोफेशनल में बहुत अचीव कर रहे हो लेकिन आपके लाइफ स्किल्स अच्छे नहीं हैं, आपके फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तब भी आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो।
बेसिकली मैं आईटी फील्ड को बिलोंग करता हूँ। मेरा जो प्रोफेशन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। मेरा लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। जो मैंने काम किए हैं वो सारे कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड हैं। पढ़ाई की वो भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद जो जॉब्स की हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रोग्रामर की जॉब की या एज ए टीचर और ट्रेनर का काम किया, तो वो सब कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड है। एक दिन कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हुए मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम हम सीक्वेंस में लिखते हैं और जब उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें वही आउटपुट मिलती है जो हमको चाहिए, अगर आपने प्रोग्राम की कोडिंग सही से करी है, सीक्वेंस में करी है। तो थॉट ये आया कि कंप्यूटर जो कि ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है, इतना एक्यूरेट रिजल्ट देता है अगर उसको सही से प्रोग्राम किया जाए। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसा मेथड है जिससे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकें, जिससे हम अपने माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि जो हमको चाहिए वो हम अचीव कर सकें। तो यह थॉट आते ही मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। थोड़े टाइम की रिसर्च के बाद मुझे लगा कि ये फील्ड में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, साइकोलॉजी की बहुत वास्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। और मैंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को प्रॉपर काउंसलिंग और गाइड करनी है तो आपको भी पहले उस फील्ड की जो एकेडमिक और जो टेक्निकल स्टडी है वो आपको आना चाहिए। नहीं तो यही बात हो जाती है कि नीम हकीम खतरा जान। मुझे ही नहीं पता कि कैसे किसी को काउंसल करना है तो मैं किसी को कैसे काउंसल कर सकता हूँ, कैसे किसी के माइंड को चेंज कर सकता हूँ या कैसे किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे भी एकेडमिक में अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी और ये बहुत लंबी जर्नी है। इसमें आप पीएचडी तक जा सकते हो, पीएचडी इन साइकोलॉजी। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे एक ऐसी चीज़ मिली, एक ऐसी साइंस मिली जिसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही आप अपने खुद के माइंड को ट्रेन कर सकते हो, और जब आप उसमें प्रोफेशनल हो जाते हो तो फिर आप अपने फ्रेंड्स और क्लाइंट्स के माइंड को भी ट्रेन कर सकते हो। तो वो जो साइंस है, वो जो स्टडी है, उसका नाम है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये बिल्कुल इसी तरह है, ये भी साइकोलॉजिस्ट ने बनाई है। जैसे अगर हमें कार चलानी सीखनी है तो हम कार की ड्राइविंग सीखेंगे कि कैसे हमने कार को स्टार्ट करना है, कैसे उसको पहले गियर में डालना है, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है और कार चलेगी, और जब हमको कार रोकनी है तो कैसे हम उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे। हमको इसकी टेक्निकल इन डेप्थ नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कार को चलाना चाहते हैं। उसको कैसे वो अंदर से फंक्शन करती है, कैसे उसका इंजन काम करता है, वो सब की नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस हैं जब कार हमारी ख़राब होगी और तब हमें ये सब चीज़ों की अगर नॉलेज हो तो वो काम आएगी। और उस सिचुएशन में हम जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो मैकेनिक हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। सेम इन द केस ऑफ माइंड ट्रेनिंग। मोस्टली जो साइकोलॉजी है, जो मास्टर लेवल पे हम पढ़ते हैं, उसमें माइंड इंटरनली कैसे वर्क करता है उसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। थॉट कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, और उनका अंदर जो माइंड के न्यूरॉन हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, कैसे स्टोरेज होती है, ये सब चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये चीज़ें अच्छी हैं अगर हमें आती हैं, लेकिन जो NLP है वो माइंड को कैसे ऑपरेट करना है और कैसे उससे मैक्सिमम आउटपुट लेनी है, उस चीज़ की स्टडी है। उसमें बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की डेट में हम लोगों के माइंड किस तरह से प्रोग्राम हुए हुए हैं। हमारे माइंड, अब मैं स्टूडेंट लेवल से शुरू होऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड इस तरह से प्रोग्राम है कि हम कभी भी क्लास में फर्स्ट नहीं आ सकते। लोगों के माइंड ऐसे प्रोग्राम्ड हैं कि हमें अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, हम अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते,
हमारी जो फैमिली लाइफ है वो सही नहीं हो सकती। मेरी वाइफ जो है वो कभी भी मेरी बात नहीं मान सकती। मेरे बच्चे जो हैं वो आज की न्यू जनरेशन है तो वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। मैं अमीर नहीं हो सकता। जिस तरह का अभी इन्वायरमेंट हो गया है उसमें हम लोग हेल्दी नहीं रह सकते। तो अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे माइंड में बैठे हुए हैं तो हमारी आउटपुट भी वैसी ही होती जा रही है। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध जी महाराज ने कहा है कि व्हाट वी थिंक वी बिकम। उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर हमारी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव हो जाए तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड जो फोर्ड की व्हीकल्स हैं उनका फाउंडर है, उसकी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, इफ वी थिंक वी कैन और इफ वी थिंक वी कैन नॉट वी आर राइट। मीन्स हमारा प्रोग्राम ये डिसाइड करता है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम ही नेगेटिव है, अगर हमारे माइंड में थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, बस सरवाइव करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारा माइंड किसी तरीके से पॉजिटिव प्रोग्राम हो जाए तो हम लाइफ में कोई भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द फैक्ट। मैं आप लोगों को अपने माइंड की स्टोरी बताता हूँ। मेरी कुछ चीज़ों में मेमोरी बहुत वीक थी। मैं लोगों के नाम भूल जाता था, इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स भूल जाता था। घर से अगर वाइफ ने कुछ सामान लाने को बोला है और अगर वो 5-6 आइटम हो जाती थी तो मैं चिल्ला के बोलता था मुझे यहाँ तो लिख के दो, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। एक बार की बात बता रहा हूँ एंड इट्स अ फैक्ट। मैं अपनी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोर्ट में गया। वहाँ पे फॉर्म वगैरह जो फिल किया, फॉर्मेलिटी जो भी होती है वो की, और जो हमारी मैरिज की डेट थी वो मैंने गलती से लिख दी 31 नवंबर। फ्रेंड्स, 31 नवंबर में 30 दिन होते हैं, 31 होता ही नहीं है। मैंने फॉर्म वगैरह भर दिया। अब वहाँ पे जो बूथ में बैठी थी एक लेडी थी, उसने बोला कि आपने फॉर्म भर दिया है, अभी आप अपनी वाइफ के साइन भी घर से करा लो, फिर कल आप लोग दोनों आके फ़ोटो खिंचवा लेना, आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो मैं घर गया, मैंने वाइफ को बोला कि मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया है, अब आपके साइन की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ की एक अच्छी बात है कि वो मेरा जो कोई भी फॉर्म या डॉक्यूमेंट हो तो उसको ध्यान से पढ़ के फिर ही साइन करती है। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात है इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब उसने हमारा मैरिज का डेट पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था 31/11, तो वो बहुत अपसेट हो गई। आप ये सोचो कि उस टाइम पे मेरी क्या हालत हुई होगी। वाइफ मुझसे कहने लगी कि आज आप हमारी मैरिज की डेट भूल गए हो, कल को आप ये भी भूल सकते हो कि मैं आपकी पत्नी हूँ, परसों आप ये भूल सकते हो हमारे ये बच्चे हैं। मैंने बोला भाई इतना तो अभी मैं परफेक्ट नहीं हुआ मेमोरी में कि भूल जाऊं कि आप मेरी वाइफ हो। शुक्र करो मेरी वाइफ जज नहीं थी, नहीं तो इतनी बड़ी गलती की सज़ा उम्र कैद से या फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम खुशी के टाइम को याद रखें नहीं रखें, लेकिन जो दुख के टाइम है उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। प्रॉब्लम कब आई वो डेट ज़रूर याद रखनी चाहिए। तो आप लोगों से एक एडवाइस है कि वाइफ का बर्थडे और अपनी मैरिज एनिवर्सरी, ये दोनों डेट्स कभी ज़िंदगी में मत भूलना, नहीं तो आपकी लाइफ मिजरेबल बन जाएगी। वाइफ का बर्थ याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन सा वो दिन था, कौन सी वो तारीख थी, कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था जब प्रॉब्लम इस धरती पे आई, और कौन सा वो दिन था मैरिज एनिवर्सरी के लिए जिस दिन वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई।
तो जस्ट एक जोक है, पर मेरी ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की आदत से मैं कई बार बहुत एम्बैरेस हो जाता था। अपना फ़ोन नंबर अगर कोई पूछे आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो मैं अपना नंबर मैंने खुद से स्टोर किया होता था कि मेरा नंबर, अच्छा यार मैंने अभी अभी सिम लिया है इसलिए याद नहीं है, लेकिन वो नंबर मैं 2-3 साल से इस्तेमाल कर रहा होता था। अंदर से मन को बहुत बुरा लगता, लेकिन बाहर से शो करता कि नया नंबर है इसलिए याद नहीं। तो मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया, मैंने स्टडी की, समझा माइंड कैसे काम करता है और मेमोरी में कैसे हम चीज़ों को टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर सकते हैं। और जब मैंने ये टेक्निक सीखी तो मुझे पता लगा कि ये बहुत आसान है, इसको कोई भी सीख सकता है। और मेरे मन में आया कि इसका कोई कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाए, तो मैंने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है हाउ टू शार्प योर मेमोरी। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी चीज़ को याद करने में इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप 50 डिजिट का 60 डिजिट का नंबर सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। 100 आइटम्स की लिस्ट अगर आपको दी जाए, एक रीडिंग मारोगे आप वो लिस्ट पूरी याद कर लोगे। लिस्ट विद नंबर्स, 1 नंबर पे क्या है, 2 पे क्या है, 99 पे क्या है, 100 पे क्या है। और अगर आपको कोई पूछेगा 7 नंबर पे कौन सी आइटम है, आप झट से बोल दोगे कि ये आइटम है। आपको कोई बोलेगा रिवर्स ऑर्डर में पूरी लिस्ट बता दो, आप बता दोगे। रैंडमली कहीं से भी कुछ पूछ लो, आप बता दोगे। आप लोगों को फर्स्ट टाइम मिलो, 10 लोगों को 20 लोगों को मिलो, आप उनके फेस रिमेंबर कर सकते हो और उनके नाम याद कर सकते हो। आपको कोई डेट बताई जाए, आप विद इन अ सेकेंड बता सकते हो कि इस डेट को कौन सा डे है। आप कोई बुक पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आपको पूछा जाए पेज नंबर 7 पे क्या टॉपिक है, कौन से सब हेडिंग्स हैं, आप आराम से बता सकते हो। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की तो मुझे लगा कि हर एक बंदा इतना अच्छा माइंड रखता है कि वो अपने आप में जीनियस है, लेकिन उसको ये पता नहीं है माइंड को यूज़ कैसे करना है। हमारा माइंड जो है, एक तो जो अननोन चीज़ें हैं उनको याद नहीं रखता, जो स्ट्रेंजर हैं, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू है उनको याद नहीं रखता। सेकेंडली हमारा माइंड इमेजेस को जल्दी कैप्चर करता है और उनको याद रखता है। क्या तो अगर हम किसी चीज़ को इमेज में स्टोर करें तो वो ज़्यादा देर तक मेमोरी में रह सकती है। तो शार्प योर मेमोरी में मैं 2 चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी मेमोरी को इतना अच्छा बना सकते हैं कि चीज़ों को एक बार पढ़ के ही आप याद कर सकते हो। फ़ोन नंबर्स आपको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को जो मेन टॉपिक्स हैं, बच्चों को जो कोर्स बुक्स हैं, उनको बार बार रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें नॉर्मली लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ और एनिवर्सरी डेट्स भूल जाती हैं, उनको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार आपने दिमाग में बिठाया, आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल किसी को एक नंबर बताना था, नंबर है 46399003। अब इस नंबर को कैसे याद करना है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, और अगर आपने डिटेल में इस कोर्स को करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए 4 को अगर इमेज के रूप में देखा जाए तो 4, एक तो सिंपल 4 लिखते हैं, एक जो है वो अलग स्टाइल से लिखा जाता है 4। वो 4 कैसा लगता है, जैसे एक बोट है और उसके ऊपर एक झंडे जैसे कुछ बना हुआ है, ठीक। 6 जो है, 6 को अगर देखा जाए तो हाथी अपनी सूंड को जब मोड़ता है तो वो 6 की शेप बनती है। 9 साउंड्स लाइक वाइन, वाइन के बहुत सारे लोग शौकीन हैं, तो 9 वाइन, ठीक है। उसके बाद जो 0 है, 0 की शेप जो है वो बॉल जैसी, अंडे जैसी होती है, आप 0 को याद कर सकते हो।
अब 3 जो है वो ट्री का साउंड देता है, 4 3 ट्री, ओके। और 3 जो है वो जो हम छुरी और कांटा खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो कांटा है जिसको फोक बोलते हैं इंग्लिश में, उसके जो आगे है वो 3 है। तो अब ये नंबर को कैसे याद करोगे? हमको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी और उनको एसोसिएट करना पड़ेगा, स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो हम इमेजिन करेंगे कि एक बहुत बहुत बड़ी नदी है, उसके अंदर एक बोट है, बहुत बड़ी बोट, उसमें मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ एक हाथी बैठा हुआ है। हाथी है बहुत विशाल, किनारे पे ही है बोट अभी, और किनारे पे एक ट्री है। और अजीब बात यह है कि उस ट्री पे फल नहीं लगे हुए, उस पे दारू की बोतलें लगी हैं, वाइन लगी हुई है। अब हाथी क्या कर रहा है, वो अपना सर मार मार के पेड़ को हिला रहा है जोर जोर से। इमेजिन करिए आप, कलरफुल इमेजिन करना है। और उस पेड़ से 2 वाइन की बोतलें नीचे गिर जाती हैं। हाथी खुश हो जाता है, 2 बोतलें वो निगलता है वाइन की। उसके बाद वो आगे ग्राउंड में चला जाता है, बोट से उतर के ग्राउंड में चला गया। वहाँ पे उसको लाल और पीले रंग की एक बहुत बड़ी बॉल दिख रही है, लेकिन हाथी अभी बॉल से खेलना नहीं चाहता। उसका दिल कर रहा है इस बॉल को ना मैं फाड़ दूँ। तो उसको वहाँ पे एक फोक दिखाई देता है, कांटा, छुरी कांटा दिखाई देता है। वो कांटे को सूंड से उठाता है और बॉल के ऊपर जोर से मारता है। अब बॉल के ऊपर उसको मारने से बॉल धड़ूम करके फट जाती है। हाथी साउंड से डर जाता है, जंगल में भाग जाता है। ठीक है, अब ये स्टोरी आपने माइंड में एक बार आपने इसकी फिल्म चला दी, उसके बाद आपको जो नंबर मैंने बोला था वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। 4639903। 4 इज़ बोट, 6 इज़ द ट्रंक ऑफ एलिफेंट, 3 इज़ अ ट्री, 2 बोतलें वाइन की 99, और फुटबॉल जो है 0, और 3 इज़ अ फोक। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है, इसको बोलते हैं लिंकिंग मेथड। ठीक है, आपने नंबर्स की इमेज बना ली और स्टोरी बना के उसको याद कर लिया। ये स्टोरी आप एक बार अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, कलरफुल तरीके से, मूविंग 3D हो, थोड़ी सी उसमें वियर्ड और फनी आइटम्स हों, साउंड हो, तो आपकी मेमोरी इसको ऐसे स्टोर कर लेगी कि आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी तरह की भी पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप शार्प योर मेमोरी का कोर्स करना चाहते हैं, बहुत छोटा कोर्स है, 5 डेज़ का, आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेरे ईमेल आईडी iplfcon@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। IPLFCON को याद करने के लिए भी बता देता हूँ, I फॉर इंडिया, P फॉर पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, L इज़ अ लंदन, F इज़ फ्रांस। लंदन और फ्रांस से ही सारे लोग आके देख रहे हैं। ठीक है, जो चीफ गेस्ट आया हुआ है वो कनाडा के ओंटारियो सिटी से आया हुआ है। तो IPLFCON@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या मेरा सेल नंबर है, इस पे अभी फ़िलहाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 84278299974। थैंक यू फ्रेंड्स।